नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उम्मीद की किरण हम सब लोगों के बीच में है। 2021 का आगाज हुआ और कोरोना वैक्सीन हम सब लोगों के बीच में आ गई। कोरोना से हम लोग बंधक बने थे, लेकिन अब उम्मीद की किरणें खिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वैक्सीनेशन देश में बहुत ही हाई लेवल पर चल रहा है। दुनिया में सबसे चरम पर हमारे यहाँ चल रहा है वैक्सीनेशन। आज हम आपको बताएंगे कोरोना को लेकर तस्वीर क्या है, और जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है उसको लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के प्रश्न हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि गर्भवती महिलाएं क्या वैक्सीनेशन लगवा सकती हैं या नहीं लगवा सकती हैं। अगर कोई वैक्सीनेटेड हुआ है तो उनको अगले डोज तक क्या क्या एहतियात बरतने हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। वैक्सीनेशन लगने के बाद अगर बुखार आता है तो ये किस बात का संकेत देता है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में कोरोना का क्या ग्राफ है हॉस्पिटल्स में, खासकर दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच के डॉक्टर गौतम सिंह जी हैं। अभिनंदन है सर। डॉक्टर गौतम आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन देश में जारी। देश में टीकाकरण अभियान कितना सफल होता दिखाई दे रहा है। कोवैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोज हर किसी के लिए बेहद जरूरी। दिल्ली में 81 सेंटर्स पर लग रहा है टीका। सोमवार से शुक्रवार तक लोगों को लगाया जा रहा है टीका। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर देश में वैक्सीनेशन जारी है। देश के प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को इस वैक्सीनेशन को लेकर आगे की प्रक्रिया को शुरू किया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड लोगों को लगाई जा रही है। ये 2 डोज लोगों के जीवन में बहुत बदलाव लाएगी और इस कोरोना नाम की महामारी से काफी हद तक लोगों को राहत देगी। पिछले लंबे समय से हम लोग इस महामारी से परेशान थे। लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो रही थी। दुर्भाग्यवश बहुत से लोगों का जीवन भी इस बीमारी की वजह से खत्म हो गया। तो किस प्रकार से वैक्सीनेशन को लगवाना है, सोशल मीडिया पर जिस तरह के तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनसे कैसे बचना है, और आरोग्य सेतु ऐप और कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, और क्यों गर्भवती महिलाओं को ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को। अगर आपको जाननी है सारी बातें तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, सीसीएन न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं अब हमारे लोगों के बीच में खुशियां आने लगी हैं, लेकिन संकट अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। एहतियात हम लोगों को अभी भी बरतने हैं। पिछले लगभग 8-9 महीने से हम लोग बंधक बने थे घरों पर। पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो है, लेकिन पूरी छूट नहीं है। सर, देखा जाए पिछले लंबे अरसे से हम लोग इस महामारी से लड़ते आ रहे हैं। आप IMADB के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ आपका अस्पताल ने भी काफ़ी लोगों को इस संकट के काल में बचाया और बहुत से घरों में खुशियों के दीप जगमग किए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो आपके अस्पताल में और दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना को लेकर सिचुएशन क्या है? देखिए, पिछले कुछ महीनों के अंदर जो है कोरोना की सिचुएशन थी, इससे आज के टाइम में कोरोना की सिचुएशन हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो बिल्कुल अलग हो गई है। पहले जहाँ पे एक दिन में 20-20, 25-25 मरीज जो है वो आ रहे थे, लाइन लगा के खड़े हुए थे कि बेड अवेलेबल नहीं है। आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में बहुत कम मरीज जो है वो आते हैं OPD में कोरोना या कोरोना लाइक सिम्टम्स लेके, और बीमारी इतनी हल्की लेवल पे है कि वो बहुत जल्दी और बहुत आराम से जो है वो अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। तो ये सिचुएशन में डेफिनेटली जो है वो बदलाव आया है। इससे जो है हमारे समाज में जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है एक कॉन्फिडेंस और एक मन में हर्ष और उल्लास आता है कि ऐसे समय के अंदर अब हमारे को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि सावधानी अभी भी हमें बरतनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा स्टार्टिंग में और सर ने भी कहा कि अभी खतरा कम हुआ है लेकिन टला नहीं है। सावधानियां हम लोगों को वही बरतनी है जो हम लोग शुरुआत से मार्च से
बरतते आ रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बात तो आपने बहुत अच्छे से बता दी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि 16 जनवरी से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी को मैसेज दिया और एक कोरोना वैक्सीन हम सब लोगों के बीच में लगनी चालू हो चुकी है। और अगर देखा जाए, फ्रंट लाइंस पर आप लोग ही रहते हैं, आप लोगों ने बहुत से लोगों के जीवन को बचाया और दुर्भाग्यवश देखा जाए तो बहुत से लोग भी इस दुनिया में अलविदा कह गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रेजेंट टाइम में कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में सिचुएशन क्या है? देखिए सुनील, सबसे पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा कि इस वैक्सीन के अंदर की खासियत क्या है। इस वैक्सीन के अंदर की खासियत ये है कि जहाँ पे एक वैक्सीन तैयार होने में 10 से 15 वर्ष का समय लगता था, या आधुनिक समय के अंदर भी 4 से 5 वर्ष का समय लगता था, वहाँ पे इस वैक्सीन को जो है 8-9 महीने 10 महीने के अंदर जो है तैयार किया गया है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी खासियत तो इस वैक्सीन की ये है कि ये बहुत ही जल्दी जो है वो तैयार करके मार्केट में लाई गई है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये शायद इतनी अच्छी नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं कि शायद जो 4 साल बाद आएगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। इसका ये मतलब नहीं है। अगर वैक्सीन मार्केट में आई है तो वो पूरी तरह से जो है ठोक बजा के उसका इस्तेमाल करके और जानकारी प्राप्त करके कि इससे कोई नुकसान नहीं है, तभी जो है वो वैक्सीन को मार्केट में लेके आए हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस वैक्सीन को लेके कि हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीनेशन जो है वो बहुत बड़े स्तर पे जो है चालू हुआ था, और कहीं ना कहीं डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे आज के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए जो है पोलियो अभियान चालू किया था, और उसकी वजह से हमारे देश में छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों में भी जो है वैक्सीनेशन की सुविधाएं उपलब्ध थीं, और उन्हीं सुविधाओं का जो है फायदा उठा के ये वैक्सीनेशन को पूरे देश में बहुत ही आसानी से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और पूरे देश में हर जगह पे वैक्सीनेशन अब अवेलेबल हो गई हैं। और इसका जो वैक्सीनेशन लगाने का तरीका है ये भी बहुत ही सूझबूझ के साथ जो है वो करा गया है, जिसके अंदर शुरुआती दौर के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है वैक्सीनेशन दी जाएगी, जो मात्र 4 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर दी जाएगी। उसके बाद अगले चरण के अंदर बुजुर्ग लोगों को या उन लोगों को जिनको कोई जानलेवा बीमारी है उनको दी जाएगी। तीसरे चरण के अंदर जो है वो कम उम्र के लोगों को जिनको बीमारी है, चौथे चरण के अंदर हर जो व्यक्ति वैक्सीनेशन लेना चाहे उसको वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो ये 4 चरण के अंदर वैक्सीनेशन का जो है वो प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर व्यवस्थाएं भी हैं, हमारे देश के अंदर जो है लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी हैं इस वैक्सीन को पूरे देश में लगाने के लिए, इसलिए इसका जो है आगमन बहुत बढ़िया हुआ, और अब ये बहुत बढ़िया तरीके से वैक्सीनेशन हमारे देश में चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने बताई, और मैं दर्शकों से कहूँगा इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो भ्रांतियाँ देखा जा रहा है जगह जगह लोग फैला रहे हैं, कई बार देखा जाता है सोशल मीडिया पर बहुत सी बात निकल कर आती है वैक्सीन को लेकर। जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि जिस समय 10 से 15 साल लगते थे, 5 साल लगते थे, वो वैक्सीन 8 से 9 महीने में बनकर तैयार आई, और सीरम इंस्टीट्यूट के CEO मिस्टर आदार पूनावाला जी ने भी कहा था कि पूरा विश्वास इस पे कीजिए और किसी के मतलब बातों में ना आइए, और ये वैक्सीन उतनी ही कारगर है जितनी और वैक्सीन होती थी। तो इस बात को मन से बिल्कुल निकाल दो। सर ने भी कहा ये वैक्सीन बहुत फायदेमंद है, कभी जिसको मौका मिले वैक्सीन को लगवाना है। 2 तरह की सर मार्केट में वैक्सीन है, कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है। कोविशील्ड सीरम की है और कोवैक्सीन भारत की है, आर बायोटेक की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन सी वैक्सीन को लोग प्रेफर्स करें, मैं इम्पैक्ट ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन का क्या है? देखिए सुनिए, लगभग दोनों वैक्सीन जो हैं उनका रिजल्ट और उनका इम्पैक्ट लगभग बराबर है, इसलिए अगर आपको कोविशील्ड लग रही है या आपको कोवैक्स लग रही है उसमें आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर दोनों में से कोई भी वैक्सीनेशन लगा सकती हैं। दोनों का लगभग वैक्सीनेशन बनाने की प्रक्रिया से लेके स्टोर करने की प्रक्रिया और लगाने की प्रक्रिया दोनों लगभग बराबर है। बेसिकली जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो वैक्सीन बनाने के अंदर हमारे पास 4-5 तरीके होते हैं जिससे वैक्सीनेशन
होती है। वैक्सीनेशन क्या होता है, पहले उसको आप समझिए। वैक्सीनेशन ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज डाली जाए जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी तैयार हो जाए कि अगर वो बीमारी दोबारा हमारे बॉडी में आए तो हमारे को उस बीमारी का असर ना हो और हमारे बॉडी के अंदर उस बीमारी से लड़ने की पूरी प्रक्रिया तैयार हो। ये होता है वैक्सीनेशन का प्रोसेस। इसके लिए जो बीमारी के कण होते हैं, जो वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम यहाँ पे वायरस की बात करें तो जो वायरस होते हैं, या तो वायरस का प्रोटीन लिया जा सकता है, या उसकी सेल वॉल ली जा सकती है, या उसका आरएनए लिया जा सकता है, या वायरस को डीनेचर करके उसका जो मिश्रण है उसको लिया जा सकता है, या वायरस को इतना कमजोर किया जा सकता है कि वो हमें बीमार ना करे और उसको जो है हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये वैक्सीनेशन की प्रोसीजर है। तो जो अगर हम कोविवैक्स की बात करें या कोविशील्ड की बात करें, दोनों के अंदर जो है प्रोटीन और सेल वॉल और आउटर कवरिंग है, तो ये लगभग दोनों का बनाने का तरीका और काम करने का रिजल्ट दोनों का लगभग बराबर है। इसलिए इसकी हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन सी लग रही है, मगर हाँ, जहां वैक्सीन लगने का मौका मिले जरूर वैक्सीनेशन लगाइए, आपको ये फायदा देगा। बहुत अच्छी बात बताई। जिस तरह से कहा जा रहा है कि स्पाइक प्रोटीन इसका है और एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती हैं, तो जो कोरोना वायरस है उससे हमको बचाती हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने ये बात बता दी, लेकिन मैं जैसे फर्स्ट डोज लगती है, 2 डोज ज़िंदगी की हमारी बहुत अहमियत रखती है हमारे जीवन में, तो जब फर्स्ट डोज लगे, बहुत से लोग कहते हैं आप फर्स्ट डोज लग गई, अब उतना खतरा नहीं है, एहतियात बरतना बंद कर देते हैं। क्या फर्स्ट डोज लगने के बाद हमको एहतियात उसी तरह बरतना है जैसे हम लोग कोरोना के टाइम में बरतते थे? और दूसरा प्रश्न मेरा इस बात का है, कितने दिनों में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं? देखिए सुनील, ये आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा और इससे जो है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से जानकारी भी प्राप्त होगी कि जब आपको वैक्सीनेशन हम कोविशील्ड का या कोविवैक्स का लगा रहे हैं तो वो इतना ही मतलब इतना उसको केयरफुल रह के और इतना उसको लाइट करके, इतना हल्का करके, इतना उसको कमज़ोर करके दिया जा रहा है कि आपकी बॉडी जो ये सोचती है कि इसको तो ज़्यादा लंबी बीमारी है ही नहीं है और इसके लिए जो इम्यूनिटी बनाती है वो हल्की सी इम्यूनिटी बना देती है। आप ये समझ जाइए कि मैं जो है वो पहले कुछ अगर कोई जगह के अंदर इन्वेजन करना हो या चोरी करनी हो तो वहाँ पे जो है अगर कुछ आपने लोग भेज दिए जो कि देख के आ गए तो उसके ऊपर कोई अलर्ट नहीं होता है, मगर उसके बाद अगर जो सेकंड डोज लगेगी तो सेकंड डोज के अंदर बॉडी के अंदर जो है वो जब ये जानकारी जाएगी कि दोबारा ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आया है, तब आपकी इम्यूनिटी बॉडी के अंदर जो है वो कई गुना जो है वो बन जाती है और तब आपकी बॉडी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। तो आपकी बॉडी सेकंड डोज के लगने के बाद ही पूरी तरह तैयार होगी। अगर हम इम्यूनिटी के रिस्पांस की बात करें तो इसमें इमीडिएट रिस्पांस होता है, लेट रिस्पांस होता है और डिलेड रिस्पांस होता है। तो अगर इसके अंदर इमीडिएट और डिलेड रिस्पांस की हम बात करें तो ये इमीडिएट रिस्पांस तो कुछ घंटे के अंदर और डिलेड रिस्पांस जो है वो 7-8 दिन के अंदर जो है बॉडी के अंदर आ जाता है। मगर जब इसके अंदर लेट रिस्पांस आ जाता है यानी 28 दिन के बाद जब इसके अंदर हम दूसरी डोज वैक्सीन का लगाते हैं तो बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू होती है। ये इम्यूनिटी आपकी 1 महीने से लेकर 3 महीने तक सेकेंड डोज के बाद आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और 3 महीने तक बूस्टर डोज लगाने के 3 महीने बाद तक आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी आ जाएगी कि किसी प्रकार का कोरोना वायरस आपको इन्फेक्ट करने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा और आप पूरी तरह से आप जो है वो एक बैक टू नॉर्मल पुराने वाले लाइफस्टाइल में तब आप आ सकते हैं। उसके बीच में आपको प्रिकॉशन लेना ही चाहिए, उसके बीच में आपको मास्क लगाने चाहिए, उसके बीच में आपको रेगुलर हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जब इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है उस दौरान अगर आपको इन्फेक्शन कोई लग जाता है या कोरोना का इन्फेक्शन अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपको लग जाता है तो आपको डेफिनेटली कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हर वैक्सीनेशन में होता है। अगर हम जो है वो अब बचपन में आपको मीजल मम रुबेला का वैक्सीनेशन लगा था तो वो हम ऐसे टाइम पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि उससे कम उम्र के बच्चों को मीजल मम रुबेला नहीं होता और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को जब मीजल मम रुबेला होता है तो हमारे पास बहुत टाइम है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने का। आपको पैदा होते ही जो है वो टीबी का टीका लग जाता है, उसके बाद भी 100% इम्यूनिटी नहीं है मगर फिर भी वो लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपको अगर टीकाकरण हो जाएगा तो अगर आपको कुछ समय के अंदर जो है वो टीबी का इन्फेक्शन नहीं होता है तो ये बहुत अच्छी संभावना है कि आपको टीबी जो है वो नहीं होगी।
एक बार आपको आप वैक्सीनेशन लग गया। तो आप ये मत सोचिए वैक्सीनेशन कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है। ये बहुत अच्छा इफेक्टिव है कंपेयर टू अदर वैक्सीन। ये काफी अच्छा इफेक्टिव वैक्सीन है और इसको लगाने में ही समझदारी है। बिल्कुल, अगर मौका मिले तो आप लोगों को वैक्सीन ज़रूर लगवाना है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था कि दवाई भी और कड़ाई भी दोनों बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन सर, ये देखा आपने बात कही कि हम लोग पुराने जीवन में लौट आएंगे जो हम लोग 2020 मार्च से पहले जिया करते थे, क्योंकि कोविड के बाद हम लोग एक दूसरे से मिल भी ठीक से नहीं पा रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर, जब कोई वैक्सीन लगती है, अगर बात करो तो उसके बाद बुखार आता है, और कोविड वैक्सीन के लगने के बाद ये देखा जा रहा है कि बहुत से लोगों में, मैंने देखा डाटा में, किसी में 400-500 के लगभग लोगों में कुछ बदलाव आए थे। उनके लिए सेंटर्स पर अलग से रूम बनाए गए हैं, 1 घंटे वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। बहुत से लोगों में देखा जाता है कि दूसरे दिन बुखार आता है, और वैक्सीन में बुखार आना अच्छा संकेत माना जाता है। क्या कोवैक्सीन के लगने के बाद या कोविशील्ड के लगने के बाद बुखार आना, क्या ये माना जाए कि वैक्सीन काम कर रही है? देखिए सुनील, वैक्सीन के बाद अगर आपको फीवर आता है या आपको फीवर नहीं आता है, हमारे को ये समझना चाहिए कि दोनों ही स्थिति में वैक्सीन आपकी काम कर रही है। मगर अगर आपको फीवर आता है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है उस वैक्सीन को ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, और ये आपके फ़ायदे के लिए ही है कि अगर आपको फीवर आ गया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी उस वैक्सीन को बहुत ज़्यादा और बहुत तगड़ी तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। इसमें इसका मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिलने वाली है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको बुखार नहीं आ रहा उनको जो है वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो रही। तो आप प्लीज इसको एक डिवीजन मत बनाइए कि अगर आपको फीवर आ रहा है तो फायदा है या फीवर नहीं आ रहा तो फायदा है। दोनों ही स्थिति में आपको फायदा है। मगर अगर आपको फीवर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको दवाई बड़ी स्ट्रांगली जो है वो एक्ट कर रही है। इसमें कोई भी नुकसान, कोई भी हर्ज की बात नहीं है। सिंपल पैरासीटामोल की गोली लीजिए 2 दिन के लिए और आप बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बुखार आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बुखार नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वैक्सीन का उतना इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। दोनों ही आप पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। बुखार आ रहा है तो सर ने कहा कि आप पैरासीटामोल की गोली आप ले सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत सी कंडीशंस में कहा गया कि वैक्सीन उन लोगों को नहीं दी जाएगी, गर्भवती महिलाओं को ये टीका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा और किन किन लोगों को ये टीका नहीं लगना चाहिए आपके नज़रिए से? देखिए, फिलहाल जो वैक्सीनेशन आई है उसके अंदर गर्भवती महिलाएं और बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है ये टीकाकरण अभी नहीं किया जाएगा। इससे हमारे को 2 चीज़ों का मैं आपको बताता हूं कि जिसको हम इनडायरेक्ट प्रूफ कहते हैं। वो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो टीका की जांच की गई है वो उन लोगों में जांच की गई है जो गर्भवती नहीं थी या वो बच्चे नहीं थे। तो जो हमारे पास रिजल्ट हैं टीके के फायदे के, वो उन्हीं लोगों के हैं जो गर्भवती नहीं थे और बच्चे नहीं थे। इसलिए अभी तक इसको हमने गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अप्रूव नहीं किया है, क्योंकि उसके ऊपर जांच नहीं हुई है। जो बाकी के लोग हैं उनके हर टाइप के लोगों के ऊपर जांच कर ली है और इसका बहुत ज्यादा फायदा है। तो अगर आप गर्भवती नहीं है और 18 साल से कम उम्र के नहीं है तो आपको टीके की लाइन में लग के टीकाकरण अपना कराइए, क्योंकि आपके जो कैरेक्टरिस्टिक के लोग हैं, आपकी एथनिसिटी मतलब हिंदुस्तानी है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, तमिल हैं, तेलुगु हैं, गुजराती हैं, टेस्ट हो चुका है। आप जो है वो कमजोर हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, टेस्ट हो चुका है। आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, टेस्ट हो चुका है। तो अगर आप गर्भवती नहीं है और बच्चे नहीं है तो आप जरूर टीकाकरण की लाइन में लग के टीकाकरण कराइए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो टेस्ट हुआ है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ पर नहीं हुआ है और 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर नहीं हुआ है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस बात को भी क्लियर कर दिया जाए कि इन लोगों पर भी वैक्सीन लग सकती है। ये बात आपने बता दी। सपोज सर, अगर मेरे वैक्सीन लगती है और 28 दिन के बाद मेरा दूसरा डोज लगता है, जब फर्स्ट डोज से लेकर 28 डोज के अंदर मुझे किस किस तरह के एहतियात बरतने हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे रखना है? सुनील, इसको मैं जो है वो आपके प्रश्न को थोड़ा सा अलग तरीके से उत्तर करता हूँ। एक तो पहले दिन से और दूसरे टीके के बीच में जो 28 दिन है उसमें, और दूसरी चीज जो है 28 दिन से 3 महीने तक आगे, इसको इस हिसाब से हम ले लेते हैं। तो देखिए, पहले टीकाकरण से और दूसरे टीकाकरण के बीच में आपको जो एहतियात बरतना है उसके अंदर आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपको मास्क पहनना है और आपको अपना हैंड वॉश रेगुलर करना है।
आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सी आदत अच्छी नहीं है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी आदत नहीं है? क्या मास्क पहनना अच्छी आदत नहीं है? या हाथ धोना अपने रिपीटेडली अच्छी आदत नहीं है? ये बेसिक हाइजीन है अपनी, ठीक है ना? तो इसलिए आपको ये तीनों चीजें करनी है। उसके बाद 3 महीने बाद तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉश का पालन उसके बाद भी करना है आपको। और 3 महीने बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग को हटा सकते हैं। वैसे लोग ये कहेंगे कि आप मास्क और हैंड वॉश को भी हटा सकते हैं, मगर सुनील, मैं पर्सनली सोचता हूं कि ये पर्सनल गुड हैबिट्स हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है मास्क पहनने में, तो आप सामाजिक एरिया में जाएं, मास्क पहन के जाएं। ये आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ये चरण ही रहेगा कि मास्क पहन के जाना चाहिए। मैं भी अगर कहीं सामाजिक में जाता हूं तो मास्क पहन के ही जाना पसंद करूंगा आज की डेट के अंदर, और हो सकता है कि इसके बाद भी मैं मास्क पहन के जाना पसंद करूंगा। हाथ धोना रिपीटेडली, अगर आप दिन में जो है वो 5-6 बार हाथ अपने एक्स्ट्रा धोते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये आपकी बेसिक हाइजीन के लिए है, आपकी बेसिक हेल्थ के लिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। सुनील, वापस आता हूँ आपके प्रश्न के ऊपर। जो सबसे ज़रूरी आपने चीज़ कही थी कि पहले टीके से दूसरे टीके के बीच में इस समय 28 दिन में आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश, इसका पालन तो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इस दौरान आपको जो है वो कोरोना का वायरस लग जाता है तो जो पूरा पर्पस है हमारा आपको वैक्सीनेट करने का, हमारा जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारा जो एम है वो डिफीट हो जाता है अगर आप इस बीच के अंदर जो है ये अपना गार्ड को लोअर डाउन कर देते हैं या आपकी सुरक्षा कवच को आप हटा देते हैं और आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो पूरी मेहनत, पूरा पर्पस जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए इन 28 दिन के लिए तो ये पालन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। बिल्कुल, मतलब अगर देखा जाए तो जीवन वैसे ही जीना है जो हमने कोरोना काल में जिया है। और अभी अब हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि संकट कम हुआ है, लेकिन संकट टला नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौतम, हमारे इस मंच पर आए, और जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्होंने आपसे बहुत कुछ जाना, और आपने एक अलग ऐसी जगाई जो इंसान को इस संकट की घड़ी में लोगों को समझने की कोशिश मिलेगी कि ये दवाई, ये टीकाकरण हम लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। चलते चलते बुखारबंद से कुछ और बताइए, समझाइए कि दर्शक एक उनका मार्ग प्रशस्त हो सके। थैंक यू सुनील, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ है कि हमारे को कोई भी ऐसी चीज़ का हिस्सा ना बने जो कि दूसरों के नुकसान करने की क्षमता रखता हो। हम उसका हिस्सा ही ना बने कि जिससे किसी का नुकसान हो सकता है। तो ये जो टीकाकरण के अगेंस्ट लोग मैसेज कर रहे हैं और प्रश्न फैला रहे हैं, इसके बड़े अलग अलग व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, इसके ऊपर आप बिल्कुल मत जाइए। ये आपको भड़काने के लिए, आपको बहलाने के लिए और आपको गलत रास्ता दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि क्या 100% आपको इफेक्ट मिलेगा। 100% कौन सी दवाई से इफेक्ट मिला? क्रोसिन से 100% ये नहीं है कि आपका बुखार टूट जाएगा। ब्लड प्रेशर की दवाई से 100% ये नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। शुगर की दवाई से 100% नहीं है। किसी चीज़ में 100% नहीं है। मैं घर से निकल के बाहर जा रहा हूँ, 100% नहीं कि मैं वापस आऊँगा। 100% दुनिया में किसी चीज़ से नहीं होता, तो 100% नहीं है। सच्चे लोगों को सच्चाई बोलनी पड़ेगी। मगर अगर मैं आपसे ये कहूं कि 100 लोगों को वैक्सीनेट करूंगा तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 70 लोग इसमें से बीमार नहीं पड़ेंगे। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या 100 लोगों को वैक्सीनेट नहीं करना चाहिए कि 70 लोग उनमें से बीमार नहीं पड़ेंगे, और जो 30 लोग बीमार पड़ेंगे उसमें से 29 लोग हल्की सी बीमारी में ही सही हो जाएंगे? क्या ये अच्छी बात नहीं है? और एक व्यक्ति ऐसा होगा उनमें से जो कि सीरियसली बीमार हो सकता है। मैं मानता हूं ये बात को, मगर क्या उस एक व्यक्ति के लिए ये 70 लोगों को बीमारी से बचाना नहीं चाहिए और 29 लोगों को हल्की बीमारी के इफेक्ट में ना लेके आए, तेज बीमारी के इफेक्ट की जगह? तो हमारे को ये सब बहकावों से हट के टीकाकरण के लिए जाना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। और जो लोग इसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग इसके ऊपर जो है वो भ्रम फैला रहे हैं, उनके हमें बिल्कुल अगेंस्ट जाना चाहिए और हमारे को ये चीज़ आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस के अंदर ये चीज़ दब के ख़त्म हो जानी चाहिए कि हमसे कोई आगे बहके ना, हमसे कोई आगे जो है वो भ्रम ना फैले। तो यही मेरा संदेश रहेगा आपके लिए आज। तो देखा दर्शकों, आपने डॉक्टर गौतम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनकी एक एक बात आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टीकाकरण हम लोगों के इस देश में चल रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण, वैक्सीनेशन हमारी कंट्री में चल रहा है।
तो मौका मिले तुरंत टीका लगवाइए। और सर ने कहा ये हम सबके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। कोई भ्रांतियों मत जाइए कि लोग क्या कह रहे हैं, इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे, क्या इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा। आपको टीका लगाने का मौका मिलता है तो तुरंत आप कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है उसको लगवाइए। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस महामारी से हम लोग विजयी पाएं और एक सुंदर जीवन फिर से जिएं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।